तो देखिए बच्चों, अब हम 17.1 प्रश्नावली में ना क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्या दिया गया है कि एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। तो इसमें एक सारणी दी गई है जिसमें क्या बताया गया है कि 10 दिन में जो छात्रों को पुस्तक दी गई है ना, वो कितनी कितनी दी गई है। जैसे आप लोग ये मान लो कि पहले दिन 300 पुस्तकें दी, दूसरे दिन 405 दी, तीसरे दिन 455 दी, चौथे दिन 489 दी, पांचवें दिन 375 दी। तो इस तरह से इन्होंने ये पुस्तकें छात्रों को 10 दिनों में दी। ठीक है, तो 10 दिनों में पुस्तकें देने के बाद अब क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात करो। तो हमसे क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया है। मतलब जो 10 दिनों पुस्तकें दी है ना, तो उनका औसत निकालो, मतलब एवरेज या औसत निकाल दो कि लगभग लगभग एक दिन में कितनी पुस्तकें दी गई, ये होता है औसत। तो औसत निकालने का वही विधि, तो हमने विधि लगाई, सूत्र लगा दिया कि x बार बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मतलब हमारे पास जो आंकड़े हैं उन सभी को जोड़ दो, क्योंकि सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। तो हमारे पास जो आंकड़े थे ना, वो सारे हमने लिख दिए और सबको जोड़ दिया। n का मतलब आंकड़ों की संख्या कि ये कितने आंकड़े हैं। तो हमने देखा ये 10 दिनों के आंकड़े हैं, तो मतलब 10 हो गया n। तो हमने 10 का दे दिया भाग। तो इन सब को हम जोड़ देंगे, तो 300, 405, 455, 489, इन सबको जोड़ने का कितना आता है, इन सबको जोड़ो आप, जोड़ने के बाद आएगा हमारे पास 4000 बट्टे 10। अब 4000 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 400। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में लगभग लगभग 400 पुस्तकें जो है बच्चों को दी गई। ये आ गया हमारा औसत। ठीक है ना। तो उसने पूछा था कितनी पुस्तकें दी गई, अतः औसत प्रतिदिन का जो औसत है वो हमारा आ गया 400 पुस्तकें। ठीक है ना। अब हम सवाल नंबर 7 पर आते हैं। अब देखो सवाल नंबर 7 में क्या दिया गया है। सवाल नंबर 7 में हमें दिया गया है कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत जो है 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत 54 किलोग्राम है। तो इस कक्षा में कुल 60 बच्चे हैं, तो 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करो। अब देखो इस सवाल में हो क्या रहा है। इस सवाल में कुल तो बच्चे 60 हैं, लेकिन उन 60 बच्चों के दो ग्रुप बना दिए, एक वर्ग ए और एक वर्ग बी। तो वर्ग ए में जो 25 बच्चे रखे गए उनका तो औसत आ रहा है 51 किलोग्राम, और वर्ग बी में जो 35 बच्चे रखे गए उनका औसत आ रहा है 60 किलोग्राम, सॉरी 54 किलोग्राम। तो टोटल जो 60 बच्चे हैं उनका औसत क्या आएगा, ये पता करना है। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि वर्ग ए में जो बच्चे हैं उनका कुल वजन कितना है। ठीक है, तो देखो वर्ग ए कॉल करते हैं पहले, वर्ग ए के लिए। तो हमने वर्ग ए को हल किया, तो देखो वर्ग ए के लिए क्या हो जाएगा, औसत भार, सूत्र तो वही लगेगा, औसत भार बराबर छात्रों का कुल भार। ठीक है ना, छात्रों का कुल भार बट्टे छात्रों की संख्या। तो हमारा औसत भार तो दे ही रखा है, कितना है वर्ग ए का, भाई 51 किलोग्राम है, और छात्रों का कुल भार ये पता नहीं है। कुल भार बट्टे छात्रों की संख्या। अब छात्र कितने हैं वर्ग ए में, 25, तो 25 हो गई छात्रों की संख्या। तो देखो इसके नीचे एक मान लेंगे, बस गुणा कर देंगे, तो एक के साथ छात्रों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छात्रों का कुल भार बराबर 25 का गुणा 51 के साथ कर दो, 25 का गुणा 51 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 25 का करते हैं 50 के साथ तो होता है 1225 और 25 यानी 1275। तो 1275 आ गया वर्ग ए के बच्चों का कुल भार। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे वर्ग बी के लिए। ठीक है ना,
देखो वर्ग बी के लिए हमने वर्ग बी के लिए हल किया, तो इसी प्रक्रिया से हल करेंगे औसत भार। ठीक है ना, औसत भार यानी छात्रों का कुल भार बट्टे छात्रों की संख्या। तो देखो औसत भार यहां भी दिया गया है, कितना है 54 है। ठीक है, तो यहां भी हमें छात्रों की कुल संख्या कुल भार निकाल लेंगे। छात्रों की संख्या कितनी है इस ग्रुप में, 35 बच्चे हैं। तो यहां भी हम कैसे गुणा किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यह छात्रों का जो कुल भार है वो कितना आ जाएगा, तो हमने 35 का गुणा 54 के साथ कर दो, तो 35 का गुणा 54 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1890। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि ए जो है ना वर्ग, उसमें टोटल बच्चे हमारे 25 थे, उनका वजन कितना है 1275 किलोग्राम। ठीक है, और जो बी वर्ग था उसमें कुल बच्चे जितने हमारे 35 हैं, उनका वजन कितना है हमारा 1890 किलोग्राम। अब क्या पूछा गया हमसे, औसत भार 60 छात्रों का, तो 60 छात्रों का औसत भार निकाल लो। अतः 60 छात्रों का औसत भार, तो 60 छात्रों का औसत भार हमने निकाला, तो क्या होगा वो जो टोटल वजन है ना, उसमें टोटल बच्चों का भाग दे दो। तो टोटल वजन कैसे है, वर्ग ए का अलग है, वर्ग बी का अलग है, तो ये लिखेंगे वर्ग ए का कुल भार प्लस वर्ग बी का कुल भार, और उसमें जो हमारे कुल बच्चे थे उनका भाग दे दो, बट्टे कुल छात्रों की संख्या। तो इसमें वजन कितना था टोटल 1275 किलोग्राम, इसमें वजन कितना था कुल 1890 किलोग्राम, और टोटल बच्चे कितने थे 25 बच्चे उसके, 35 बच्चे उसके, 60 बच्चे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 5 और ये 6, 1 और 1 1 2 3, 3 बट्टे 60। अब 60 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 52.75। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 बच्चों का औसत भार है वो 52.75 किलोग्राम आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा सवाल नंबर 8। तो अब देखो सवाल नंबर 8 करते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या हटा दी गई तो जो शेष संख्याएं बची हैं उनका औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे पहले 5 का कुल भार, जो 5 से वो कुल संख्या थी ना वो कितनी है वो पता कर लेंगे हम। चूंकि 5 संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग बट्टे 5। भाई टोटल तो 5 है संख्याएं, तो 5 संख्या का औसत कितना दिया हमें, ये दिया 18, तो हमने लिख लिया 18। 5 संख्याओं का योग बट्टे 5। फिर से क्या गुणा करेंगे हम, बस गुणा किया तो 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 18 पंजे 90। अब एक संख्या इसमें से हटा दी तो शेष कितनी बची, एक संख्या हटा दी है ना, तो शेष कितनी बची, एक संख्या हटाने के बाद शेष संख्या,
शेष बचे हमारे पास 4 संख्या। अब 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 16। तो 4 संख्या का टोटल कितना होगा? तो देखो 4 संख्याओं का औसत बराबर 4 संख्याओं का योग बट्टे 4। तो 4 संख्याओं का औसत तो हमें दे दिया है 16, तो हमने लिख लिया 16। 4 संख्याओं का योग बट्टे 4। तो फिर से हम बस जोड़ा कर लेंगे। तो देखो 4 संख्याओं का योग कितना आ गया? 16 चौक 64। तो देखो 4 संख्याओं का योग तो आ रहा है 64 और 5 संख्याओं का योग आ रहा है 90। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक संख्या गैप रह गया ना। तो ये संख्या कितनी है? इसमें से इसको घटा दो, पता चल जाएगी, है ना। तो अतः हटाएगी संख्या, हटाई गई संख्या क्या होगी भाई? 90 में से हटा दो इसको, भाई इन दोनों के अंदर एक ही तो गैप रह गया है, कितना बचा? 26। तो इसका मतलब 28वीं संख्या हमारी कितनी है? 26 है ना सर। अब देखो सवाल नंबर 9। देखो सवाल नंबर 9 क्या है? सवाल नंबर 9 में दिया गया है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आ जाएगा? ठीक है भाई, 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है 24। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि 13 संख्याओं का टोटल कितना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना संख्याएं हमने मान ली x1 x2 x3 इसी हिसाब से x13 है। तो 13 संख्या हमने मान ली। ठीक है, x1 x2 x3 x4 इस तरह से हमने 13 संख्याएं मान ली। अब क्या करते हैं, हम वही सूत्र लगा देंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है तथा माध्य। माध्य किससे लिखते हैं? x बार से 24 और n यानी संख्याएं होती हैं वो कितनी है? 13। तो सूत्र हमारा क्या होता है? x बार बराबर सिग्मा x बटे n। तो देखो ये कितना है हमारा? 24। ठीक है, x बार सिग्मा x का मतलब सबका टोटल। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस इसी हिसाब से x13 तक। ये टोटल कितनी संख्या थी हमारी? 13 थी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम फिर से क्या चूड़ा करेंगे? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x13 तक ये सभी संख्याओं का जो टोटल है, योग है, वो कितना हो जाएगा? 13 का गुणा 24 से कर दो तो 13 चौके 52, हासिल लगी 5, 13 दूनी 26 और 5 31। तो हमारा हो गया 312। 13 संख्या का योग आया 312। अब क्या हो गया? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है, ऐसा सवाल कहता है, तो आप भी 3 जोड़ देंगे प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, तो हमने प्रत्येक में 3 जोड़ा, तो देखो क्या हो जाएगा? ये जो x1 x2 x3 है ना, इनमें 3 3 जुड़ जाएगा। x1 प्लस 3 कॉमा x2 प्लस 3 कॉमा x3 प्लस 3 कॉमा इसी हिसाब से चलेगा आगे और x13 प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या ये थी ना, उसकी जगह पर ये बन गई नहीं। लेकिन इसी हिसाब से वो कह रहा है नया समांतर माध्यम में क्या परिवर्तन होगा। तो नया समांतर माध्यम निकाल लेंगे हम, पता चल जाएगी क्या परिवर्तन होगा। अतः x बार नया वाला सिग्मा x बटे n। तो x बार बराबर इन सबको जोड़ दो भाई, सिग्मा x मतलब सबको जोड़ दो। तो देखो x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3 प्लस सबको जोड़ेंगे और ये हो जाएगा x13 प्लस 3 बटे
संख्या तो हमारे पास अब भी 13 ही है ना, तो 13। अब देखो आगे इसको हल करते हैं। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, देखो 3 3 3 3 सब में 3 3 है ना, ये 3 3 कितनी बार है, ये 3 3 13 बार है। अब 3 को 13 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 13 जोड़ने पर क्या होगा, 13 तिया 39, तो यानी 39 वो आगे और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जोड़ने पर कितना आ जाएगा, हमारे पास x बार बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x13 प्लस, यानी ये तो जुड़े ही रहेंगे, 39 और बढ़ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब देखिए, अब आप लोगों को दिया तो बताइए कि इन सभी का टोटल कितना आया था। ठीक है ना, पता है ना, देखो ये पता है, इन सभी का टोटल कितना आया था, 312 आया था ना। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 13 तक, तो 312 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, 312 प्लस 39/13। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने का कितना हो गया, 312 और 39, ये हमारे पास हो गया 351/13। 13 का लगा दो भाग, तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, तो हमारे पास नया जो औसत आ गया वो कितना आ गया, 27, और पुराना माध्य जो औसत था वो कितना था, 24 था। तो क्या अंतर आ गया भाई, 3 बढ़ गया, है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे, परिवर्तन पूछा गया ना तो परिवर्तन लिख देंगे, अतः नए माध्य में 3 का परिवर्तन हो जाएगा, या फिर ये बोलो कि 3 बढ़ जाएगा। अतः नया माध्य 3 बढ़ जाएगा। भाई 24 था ना, 27 हो गया, 3 बढ़ गया ना, तो 3 का ही बढ़ गया वो। अब देखो हमारा लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का, सवाल नंबर 10। इसमें क्या करना है, तो इसमें दिया गया है एक विद्यालय के 5 कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन था 3000। ठीक है, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, तो सेवानिवृत्त होने के बाद शेष कर्मचारी बचे, इनका औसत होता है 3200 रुपये। तो सेवानिवृत्ति के समय जो कर्मचारी निवृत्त हुआ था उसका वेतन कितना था, ये पता करना है। तो देखो सवाल नंबर 8वें की तरह, ठीक है, इसको हम करेंगे। 5 कर्मचारियों का औसत वेतन, का औसत वेतन बराबर क्या होगा, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन बट्टे 5। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन बट्टे 5। तो औसत वेतन हमारा कितना था, ये दे रखा है 5 कर्मचारियों का 3000 था ना, तो हमने लिख लिया 3000। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन बट्टे 5 गुणा करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन, 3 पंजे 15,000 हो गया ना, जो 5 कर्मचारी थे। अब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, तो कितने बचे हमारे पास कर्मचारी, 4 बचे। ठीक है कि नहीं, तो एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद शेष कर्मचारी कितने हैं, 4 है ना, तो 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना हो जाएगा, वही निकालेंगे इसी सूत्र से। तो 4 कर्मचारी का औसत वेतन मतलब 4 कर्मचारियों का कुल वेतन बट्टे 4। तो देखो 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, ये तो दे रखा है हमें 3200 रुपये ना, एक कर्मचारी चला गया तो शेष का, तो 3200 लिखेंगे हम। तो हमने लिखा 3200 बराबर
4 कर्मचारियों का कुल वेतन, कुल वेतन बट्टे 4। अब देखो फिर से इसमें बच जोड़ना करेंगे, तो 4 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 4 कर्मचारी का कुल वेतन, तो हमने क्या किया, 4 का 32 में गुणा कर दिया, तो 4 का 32 में गुणा करने पर कितना होता है, 32 चौके 128, 128,000। तो 4 कर्मचारियों का कुल वेतन आ रहा है 12,800, 5 कर्मचारियों का वेतन कितना था, 15,000। तो यानी एक का ही तो अंतर आ रहा है, बचा हुआ जो एक है, तो उस एक का वेतन कितना होगा भाई, इसमें से इसको घटा देंगे। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, अतः सेवानिवृत्त जो कर्मचारी था का वेतन बराबर 15,000 माइनस 12,800, कितने बचे, 2,200 रुपये। तो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी था उसका सेवानिवृत्ति के समय जो वेतन था वो कितना था, 2,200 रुपये था। ठीक है।